Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain Feminist Criticism in Wilderness by Ellen Showalter. Ellen Showalter is an American literary critic, feminist, and writer on cultural and social issues. She is one of the founders of feminist literary criticism in United States, developing the concept and practice of gynocritics, a term describing the study of women as writers. एलन शोवॉल्टर एक क्रिटिक हैं, फेमिनिस्ट हैं, कल्चरल और सोशल इश्यूज़ पर लिखने वाली हैं। गाइनोक्रिटिक्स टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एलन शोवॉल्टर ने। इन हर essay feminist criticism in wilderness, Showalter showed literary criticism from the feminist point of view. क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसको पहले सिर्फ मेल के साथ जोड़कर देखा जाया करता, शोवॉल्टर ने क्रिटिसिज्म को फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है, फीमेल के दृष्टिकोण से दिखाया है। फीमेल एक क्रिटिक के रूप में, फीमेल एक राइटर के रूप में, एज अ रीडर। So the essay Feminist Criticism in Wilderness by Ellen Showalter is an attempt to study the field of literary criticism from the feminist point of view. Showalter has tried to study the various aspects of feminist criticism while also pointing out the aims it should be trying to attain, the problems it faces, and the reason for these problems. शोवॉल्टर ने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया है। क्या एम होना चाहिए क्रिटिसिज्म का, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के, उन समस्याओं के क्या कारण हैं, ये सब डिस्क्राइब किया है शोवॉल्टर ने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस में। द essay considers the fact that, like feminist creative writers, feminist critics also face certain obstacles which have got highlighted after the rise of feminism. जिस तरह से फीमेल जो राइटर्स हुई हैं उन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को देखा, बहुत सारी बाधाओं को देखा, ठीक इसी तरह से अगर कोई फीमेल क्रिटिक हुई है तो उनके सामने भी कुछ बाधाएं आई और इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को, फेमिनिज़म की बातों को हाईलाइट करते हुए शोवॉल्टर ने अपने इस वर्क में दिखाया है। शोवॉल्टर हैज़ ट्राइड टू एनालाइज इन डिटेल द बिलीफ दैट feminist criticism is in wilderness, which means feminist critics are not capable enough to produce coherent speculations. एक बिलीफ था सोसाइटी में, राइटर्स के बीच में, कि जो एक फ़ीमेल है वो एक अच्छी क्रिटिक नहीं हो सकती। तो फीमेल क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, कि फ़ीमेल जो क्रिटिक है वो किस तरह से विल्डरनेस में है, उसका मीनिंग है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आर नॉट कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट स्पेकुलेशंस, कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हुई हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एक बढ़िया क्रिटिसिज्म पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ जो मेन पॉइंट बताया गया है वो ये है कि फ़ीमेल राइटर्स हुई हैं तो उन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस किए हैं। फ़ीमेल जब क्रिटिक्स का काम किया फ़ीमेल ने तो उस वक्त भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनके रास्ते में आए। ये माना गया कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो कोई बढ़िया क्रिटिकल वर्क प्रोड्यूस कर सकें। सो एलन शोवॉल्टर शोड ऑल दीज पॉइंट्स इन हर essay Feminist Criticism in Wilderness. First point which Showalter highlighted is pluralism and the feminist critic. Showalter begins this essay by pointing out a dialogue by Caroline Helburn and Catherine Stimson. They had pointed out that two poles were identifiable in feminist literary criticism. First one is concentrating on the errors of the past. पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं हम उनकी तरफ कंसंट्रेट करें, उनको ध्यान में रखें। एंड द सेकेंड इज़ फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की दुनिया में जो ब्यूटी है
उसकी तरफ हम फोकस करें। अगर हम इन दोनों बातों पर फोकस करते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो फीमेल के बारे में एजेस से काफ़ी टाइम से जो बात चली आ रही है उसके इफ़ेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मींस अगर पास्ट में हुए एरर्स की तरफ हम कंसंट्रेट करें और ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन पर हम फोकस करें, उस कंडीशन के अंदर हम सालों से चली आ रही फीमेल की प्रति जो माइंडसेट है लोगों का, उसको हम बदल सकते हैं। आगे शोवोल्टर ने मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क की एक कोटेशन कोट की कि क्रिटिसिज्म एज अ प्रोसेस हैज़ टू पास थ्रू अ स्टेज ऑफ विल्डरनेस टू रीच एट द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स। कि अगर हम अपने मन मुताबिक डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, उस वक्त जो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो किसी के भी द्वारा किया गया है, उसको विल्डरनेस की स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसी में विल्डरनेस है, बल्कि सभी क्रिटिसिज्म के अंदर विल्डरनेस है। ऐसा कहा जियोफ्री हार्टमैन ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने बुक पब्लिश की, एज ए फ्रेंड आप उसकी तारीफ़ करोगे, उसकी बुक की तारीफ़ करोगे, जो उन्होंने आस्पेक्ट लिखा है उसकी तारीफ़ करोगे। लेकिन अगर आपको कहीं उसमें कोई लूप होल लग रहा है, कुछ डेफिशिएंसी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, तो कितना खुलकर आप अपने फ्रेंड को बता पाओगे कि आपके वर्क में ये लूप होल हैं। तो क्रिटिसिज्म करने के लिए एक विल्डरनेस की स्टेज से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, बल्कि हर तरह के क्रिटिसिज्म के लिए विल्डरनेस की स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है लैक ऑफ एन एक्सक्लूसिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसमें कमी है, बहुत ज़्यादा सा नहीं लिखा गया है। It is always seen in association with some other strategy and therefore fails to work consistently. For example, feminist critics supporting Marxism treat feminist criticism differently than those opposing racism. An early obstacle in establishment of the above-mentioned theoretical framework was the inability of many women to respond to the demand of openness required for the success of feminist criticism. जो क्रिटिसिज्म फीमेल लिख रही हैं और उनके रास्ते में जिस तरह की रुकावटें आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी रुकावट है कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ओपननेस। बहुत सारी फीमेल्स उसमें इनेबल हैं, ओपननेस की डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। इन सम आस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी वीमेन हैड बीन लॉक्ड आउट एंड इन सम अदर्स दे हैड बीन लॉक्ड इन। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट in some aspects of social interactions and forced to participate in some other. Thus, some believed feminism to be equivalent to opposition to the established canons. फीमेल कहाँ पार्टिसिपेट करे और कहाँ पार्टिसिपेट ना करे, ये डिसाइड करेगी सोसाइटी। मेल डिसाइड करेगा। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन के लिए फ़ीमेल को मना किया जाता है, अलाउड नहीं होता सोशल इंटरेक्शन करना, समाज में जाके बाहर बात करना। और कई जगह ऐसी है जहाँ पर उनको फोर्सफुली कहा जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें। कहाँ उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी है, कहाँ उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दिखानी, ये एक फ़ीमेल डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि समाज डिसाइड करेगा। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी डिसाइड करेगी। Showalter says that what seems to be a theoretical impasse was actually an evolutionary phase. During this stage, feminist criticism moved on from the stage of awakening to the stage marked by anxiety about the isolation of feminist criticism from a critical community. एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं हम जहाँ पर फीमेल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है
जो एक बहुत ही चिंता का कारण है। The definition of feminist criticism with reference to other feminist theories has been a serious debate, and feminist critics have been unable to address this issue. They fail to understand the need to think beyond their own beliefs as well and to communicate with the systems they wish to change. Although feminist critics have communicated with these systems, but the communication has been unclear, being based entirely on the media of feminist critics. अगर क्रिटिसिज्म एक डिबेट का इशू है, तर्क वितर्क का इशू है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को सबसे ज़्यादा सीरियस डिबेट का इशू माना गया है। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पर डिबेट करते हुए ये एज्यूम कर लिया गया है कि फ़ीमेल अपनी बात को ठीक ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर सकती, तो इसलिए वो ठीक ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, तो वो ठीक ढंग से क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकती। हालांकि फेमिनिस्ट जो क्रिटिक्स हुई हैं उन्होंने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट किया है, बातचीत की है, लेकिन जो ये कम्युनिकेशन है ये अनक्लियर था, बेस्ड एंटायरली ऑन द मीडिया ऑफ feminist critics. There are two modes of feminist criticism. Showalter calls the first one feminist reading or feminist critic. It is concerned to the reading of text to understand the image of women in literature and to work out the beliefs and stereotypes concerned to women highlighted and publicized by literary text. This is a mode of interpretation and has been quite influential in decoding the relationship of women to literature. Feminist reading, feminist critic. कितनी फीमेल्स हैं जो रिटन वर्क को पढ़ती हैं? कितनी फीमेल्स हैं जो एज ए क्रिटिक सोसाइटी के सामने आई हैं? ये मेन इश्यूज थे। Showalter points out these issues. Showalter points out that feminist criticism is dependent on male creative theory, that is, the creative works and interpretation produced on the basis of male experiences. Feminist critics try to analyze and respond to male creative theory. This needs to be changed to achieve feminist criticism that is women centered, independent and intellectually coherent. लिटरेचर के अंदर जितना भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म था वो अभी तक मेल ने लिखा था, पुरुषों ने लिखा था फीमेल के बारे में क्रिटिसिज्म के लिए। अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये थी कि पुरुष महिलाओं के बारे में ना लिखें, बल्कि महिलाएं ही महिलाओं के बारे में लिखें। उस कंडीशन के अंदर वो उनकी स्थिति को ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकती हैं, ज़्यादा वो रियलिटी दिखा सकती हैं, ज़्यादा बढ़िया वो क्रिटिसिज्म कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफाइनिंग द फेमिनिन gynocritics and the woman's text. It is well accepted that a woman's writing would always be feminine, but defining feminine has always been a problem. The second mode of feminist criticism concentrates on this definition. It analyzes women as writers. It undertakes the study of history, style, theme, genre, and structure of writing by women. It also studies in detail the various aspects of female creativity and female literary tradition. Showalter has coined the term gynocritics for the specialized critical discourse that uses women's writing as its exclusive subject. However, identifying the unique elements of women's writings is again a problem. यहाँ शोवोल्टर कहती हैं कि हमेशा ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ़ीमेल ने कोई वर्क लिखा है तो वो निश्चित रूप से फेमिनन एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, फ़ीमेल की समस्याओं के बारे में एक फ़ीमेल लिखेगी। लेकिन यहाँ इस वर्क के अंदर एलन शोवोल्टर ने एनालाइज किया है फ़ीमेल को एज राइटर, लेखिका के रूप में फीमेल को एनालाइज किया गया है इस वर्क में। यहाँ पर स्टडी की गई है हिस्ट्री की, स्टाइल की, थीम, योनर, स्ट्रक्चर और राइटिंग।
कौन सी राइटिंग? जो फीमेल ने लिखी है। फीमेल का क्या इतिहास रहा है, किन थीम्स के बारे में फीमेल ने लिखा है, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और किस तरह के इश्यूज़ के बारे में फ़ीमेल ने लिखा है, इन सब को स्टडी किया गया है। फीमेल क्रिएटिविटी को स्टडी किया गया है, फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन को देखा है। और शोवॉल्टर ने एक टर्म को कॉइन किया है एंड दैट इज़ गाइनोक्रिटिक्स। Gynocritics means gynocritics specially used for specialized critical discourse. Gyno means related female, critics female as a critic, और फीमेल को क्रिटिसिज्म करते हुए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बताया है एलन शोवॉल्टर ने अपने ऐसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस में। French feminist criticism has identified the influence of female body on female language and text. फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है कि फ़ीमेल की बॉडी का फ़ीमेल की लैंग्वेज और टेक्स्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एक बातें ऐसी हैं जो सुन के आपको एकदम से ये लगेगा हाँ ये मेल ने बोली होंगी, कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको सुन के ये लगेगा कि हाँ ये किसी फीमेल ने बोली होगी। तो फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर यही आइडेंटिफाइड किया गया है कि फ़ीमेल की बॉडी का, फ़ीमेल की लैंग्वेज और फीमेल के द्वारा जो लिखे गए वर्क हैं, टेक्स्ट हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउएवर इशू हैज़ बीन अप्रोच टुवर्ड्स डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज़। हालांकि ये जो माइंडसेट है कि ये बातें मेल के साथ जोड़ दी गई हैं और ये सब कुछ फीमेल के साथ जोड़ दिया गया है, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है एक कंट्री का आउटसेट अलग हो, दूसरी कंट्री का माइंडसेट अलग हो, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा। फोर बेसिक मॉडल्स ऑफ डिफरेंस आर बीइंग यूज्ड मोस्ट कॉमनली। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल, सेकंड इज़ लिंग्विस्टिक, थर्ड इज़ साइकोएनालिटिक्स एंड फोर्थ इज़ cultural. Each of these models is like a school of gynocritics feminist criticism and has its own preference for text, methods and beliefs. यहाँ पर 4 मेन बातों को जोड़ दिया गया है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के साथ। फर्स्ट है बायोलॉजिकल, शारीरिक रूप से फीमेल मेल से अलग है, इस बात का उसके क्रिटिसिज्म पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लिंग्विस्टिक, अगर हम भाषा की बात करें तो वो डिफरेंट होगी। साइको एनालिटिक, सोचने का जो ढंग है, जो मनोविज्ञान है, वो फीमेल का दिखेगा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर। एंड फोर्थ वन इज़ कल्चरल, कल्चरली वो किस तरह से बंधी हुई है अपनी ट्रेडिशंस के साथ, वो भी रिफ्लेक्ट होगा फेमिनिन क्रिटिसिज्म में, फीमेल के द्वारा लिखे गए वर्क्स में। और इन सभी को दिखाते हुए गाइनोसेंट्रिक feminist criticism and has its own preference for text, methods and beliefs. Means एलन शोवॉल्टर ने feminist criticism पर बायोलॉजी का क्या असर पड़ेगा, लिंग्विस्टिक भाषा का असर, मनोवैज्ञानिक असर, सांस्कृतिक असर किस तरह से फेमिनिन क्रिटिसिज्म पर पड़ेगा, ये दिखाया है और एक नई टर्म दी है इंग्लिश लिटरेचर को, दैट इज़ gynocritics. Third point is women writings and women body. Women's writing and women's body. It is one of the clearest statement of gender difference. Theories like that of better developed frontal lobes in case of males and of the use of 20% of creative energy for psychological functions in case of women have been used in the past to advocate the superiority of men over women. कि अगर हम फीमेल की बात करें तो क्रिएटिव एनर्जी का 20% तो इसी बात पर लग जाएगा, ये दिखाने के लिए कि जो मेल है वो सुपीरियर है फीमेल से। तो जहाँ क्रिएटिविटी दिखानी थी वहाँ पर 20% एनर्जी तो सिर्फ यही बात को शो करने के लिए लगा दी गई। Many critics have associated the act of creation of text
to the generative process which only men used to be considered capable of undertaking. बहुत सारे क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएं, क्रिएशन की जाएं, वो सब मेल ही कैपेबल है उन सब को लिखने के लिए, फीमेल तो कैपेबल ही नहीं है. द मेटाफर ऑफ लिटरेरी पैटर्निटी यूज टू बी एसोसिएटेड टू पेनिस and thus to male. Showalter, however, associated it to womb, comparing literary creativity to childbirth. शोवल्टर ने क्या कहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि फ़ीमेल क्रिएटिव नहीं है. फीमेल के गर्भ में से जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, वहीं से लिटरेरी क्रिएटिविटी की शुरुआत हो जाती है, ऐसा मानना है शोवल्टर का. The level and implications to the mention of anatomy in text by male and female writers respectively has also been different. However, study of biological imagery in women's writing could be helpful only when other factors affecting them are also kept in mind. तो यहाँ शोवल्टर कहती हैं कि फ़ीमेल की राइटिंग, फ़ीमेल की बॉडी किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है फ़ीमेल की बॉडी का फ़ीमेल की राइटिंग्स पर. ये माना गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है पहले से ही कि अगर कोई फ़ीमेल लिखती है तो 20% तो उसकी क्रिएटिव एनर्जी इसी बात में चली जाएगी कि मेल को फ़ीमेल से सुपीरियर माना गया है. क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि शोवल्टर के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं. वो ये कहती हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है वहीं से फ़ीमेल अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना स्टार्ट कर देती है. सो वी डिस्कस 3 पॉइंट्स इन दिस वीडियो: प्लूरलिज्म एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिक, डिफाइनिंग द फेमिनिन, गायनोक्रिटिक्स एंड द वुमेन्स टेक्स्ट, and third is women's writing and women's body. And feminist criticism in wilderness, Ellen Showalter shows literary criticism from the feminist point of view. We will cover the next 3 points in our next video. Thank you.